हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर ऑफ 28 ऑफ जून 2023। स्वागत है आप सबका। तो चलिए, आज हम लोग का पहला टॉपिक है गार्जियन सिस्टम बाय नासा। तो नासा आप जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और यहाँ पे नासा के द्वारा ये कहा गया है कि गार्जियन सिस्टम लाया जाएगा। गार्जियन सिस्टम क्या है? तो ये गार्जियन सिस्टम बेसिकली एक सुनामी अलर्ट सिस्टम है जिसको टेस्ट किया जाएगा कहाँ पे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये पैसिफिक ओशन के पास है। सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो गार्जियन है, इस गार्जियन का फुल फॉर्म क्या है। तो गार्जियन का मतलब है GNSS, अपर एटमॉस्फेरिक रियल टाइम डिजास्टर इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट नेटवर्क। बहुत बड़ा नाम है, मुझे बताया, लेकिन आप देखिए गार्जियन बेसिकली ये वर्ड भी बड़ा है तो इस हिसाब से इसका फुल फॉर्म भी है। यहाँ पे जो GNSS दिया हुआ है, GNSS का मतलब है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ये रियल टाइम डेटा पे वर्क करेगा इन 10 मिनटों के अंदर। यानी कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आया तो 10 मिनट के अंदर बेसिकली ये आपको बताएगा कि सुनामी बेसिकली आने वाली है और जल्दी से जल्दी वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट कराया जाए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से एक रडार सैटेलाइट सिस्टम रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इवैक्यूएशन रूट रहेगा कि यहीं से लोगों को जाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बता देता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये है मेरा महान भारत। महान भारत के इस साइड अगर आप जाएंगे तो ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। यहाँ आप देख रहे हैं ये रहा आपका अमेरिका, ये रहा आपका साउथ अमेरिका और ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका। इस पूरे एरिया को यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मेरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। अच्छा, इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? ये जो पैसिफिक ओशियन है, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप जो ये लाल लाल डॉट्स देख रहे हैं ये बेसिकली एक्टिव वॉल्केनोज है। तो समुद्र के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? वॉल्केनोज फट रहे हैं। जब समुद्र के अंदर वॉल्केनोज फट रहे हैं तो बेसिकली एक अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है। उस अर्थक्वेक की जो वेव है वो ऊपर आती है और क्या करती है? सुनामी को कॉज करती है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ है? ये पैसिफिक ओशियन या पैसिफिक प्लेट के रिंग ऑफ फायर के पास है। तो इसी एक्टिव वॉल्केनोज की वजह से यहाँ पे सुनामी के सबसे ज़्यादा आसार देखे जाते हैं। यहाँ पे सुनामी सबसे ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। आइए कुछ चीज़ें और सुनामी के बारे में देख लेते हैं। तो सुनामी क्या होती है? तो सुनामी आप देख सकते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े लार्ज वेव्स हैं, वाटर के वेव से जो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्डिंग, ये लग रहा है शायद 20 मंजिला इमारत होगी। तो आप देखिए 20 मंजिला इमारत से भी बड़ा यहाँ पे वेव आ रहा है। अब आप सोचिए ये वेव कितने सारे पानी को लेके अपने साथ आएगा और कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ सुनामी बनती कैसे है। तो सुनामी के बनने के लिए एक प्रोसीजर इसका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? एक अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक रॉक द ओशियन फ्लोर। ओशियन यानी जो पानी की सतह है वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन के नीचे से जो वेव है वो ऊपर की तरफ आती है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इमेज नंबर 1 में ये हुआ। जैसे जाहिर सी बात है जब ज़मीन टूटेगी तो पानी ऊपर की तरफ आएगा और जब पानी ऊपर की तरफ आएगा जो जो शोर का पानी है, जो किनारे का पानी है, वो नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। क्यों? जैसे देखिए एक तरफ का पानी अगर उठ रहा है तो जो शोर की तरफ का पानी है वो क्या हो रहा है? जैसे मानिए यहाँ का पानी उठ रहा है तो जो शोर का पानी है वो क्या होगा? इसको भरने के लिए नीचे की तरफ आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब ये नीचे की तरफ आएगा और फिर एक वेव आएगी तो यही जो बड़ी सी वेव उठी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और सुनामी का एक रूप ले लेगी। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पे वॉल्यूम को क्या किया? वॉल्यूम ऑफ वाटर पुशिंग इट अप। फिर ये क्या? एक ऑसिलेशन को डेवलप कर देता है जो अंडर वाटर में ग्रेट स्पीड पे जाता है। शोर से पानी वापस खींचा जाता है और वेव बड़े होते जाते हैं, शैलोअर होते जाते हैं और अंत में जाके ये हिट कर देते हैं आपके कोस्ट को। इसके अलावा देखिए एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अफर्म्स मोदी। तो मोदी ने अभी अभी क्या कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बेसिकली कॉलोनियल एरा, यानी कि जब अंग्रेज़ का समय था तो अंग्रेज़ों के समय से ये चला आ रहा है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हम लोगों के इंडिया में हर एक धर्म को अलग अलग रिलीजन के मैटर से देखा जाता है। जैसे मुस्लिम के लिए अपने खुद के लॉज हैं, क्रिश्चियन के लिए अपने खुद के लॉज हैं, सिख के लिए अपने खुद के लॉ हैं, हिंदू लॉज अलग होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ कभी कभी प्रॉब्लमेटिक कर देती है। प्रॉब्लमेटिक कैसे कर देती है कि मुस्लिम बोलता है मुझे मेरे लॉ के हिसाब से ट्रीट करो, हिंदू बोलता है मुझे मेरे लॉ के हिसाब से ट्रीट करो। अलग अलग रिलीजन ऐसे क्लेम करते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि सारे के सारे धर्म के लोगों के लिए अगर एक बराबर नियम होगा तो यहाँ पे चीज़ों को फैसला लेने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रीटिंग डिफरेंट रिलीजन विद देयर रिलीजियस लॉ इज़ प्रॉब्लमेटिक। बिल्कुल दिक्कत की बात है, अभी भी मैंने आपको बताया क्यों। तो इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल एक होगा सभी रिलीजन के लिए, इसलिए अच्छा है।
कुछ और देख लेते हैं क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है, लेकिन हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लड़ाई यानी कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है किससे? हमारे फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14। तो देखिए एक जगह आप ये बोल रहे हैं कि सबको क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार मिलने चाहिए, सबके समान अधिकार इन द सेंस यानी कि जितने भी लॉज जितने भी गुनाह है उनको क्या करना चाहिए? इक्वल लॉ से ट्रीट करना चाहिए। मतलब हम मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, सिख लॉ इस हिसाब से पर्सन को रिलीजन के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे, सबके लिए एक बराबर कानून होगा। लेकिन आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आपको अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी आज़ादी है, प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है आपका। आर्टिकल 14 आपको राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू इक्वालिटी के तहत आप ये चीज़ें यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है। अच्छा देखिए यहाँ पे दो केस हुआ था, शाह बानो केस और सल्ला मुदगल केस। जो बेसिकली पॉलिटी की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे इन दोनों केसेस के बारे में ज़रूर जानते होंगे। शाह बानो तो बेसिकली एक यूनिवर्सल जजमेंट बन के आ गया था, जो बेसिकली पॉलिटी पढ़ने वाले हर एक छात्र को इस केस के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दोनों के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं ये शाह बानो केस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये शाह बानो केस में क्या हुआ था? 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? मुस्लिम डाइवोर्स शाह बानो को डिक्लेयर किया था कि भैया उनके जो हस्बैंड है वो क्या करेंगे? उनको पैसा भेजेंगे। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। शाह बानो के जो हस्बैंड थे उन्होंने शाह बानो को तलाक दे दिया था बहुत टाइम पहले। पहले ये क्या करते थे? भत्ता भरते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो भत्ता मतलब जो पैसा है जो अपनी बीवी को बेसिकली उन्होंने छोड़ने के बाद जो देने की बात की, क्योंकि इनके पति ने दूसरा निकाह कर लिया था और बेसिकली ये क्या थे? इनके पति जो थे वो लॉयर थे। तो दूसरा निकाह करने के बाद ये कुछ समय तक शाह बानो को पैसा देते नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया था। बाद में इन्होंने ऑफिशियली डाइवोर्स ले लिया और एक बेसिकली अमाउंट पे कर दिया और कहा कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इसी के लिए शाह बानो उस समय 62 ईयर्स की हो गई थी। तो उन्होंने बहुत जगह अपीलें की, हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक यहाँ पे डिसीजन लाया और उस डिसीजन के बारे में यहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, मुस्लिम जो ये वुमेन है शाह बानो, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। बवाल हो गए, जाहिर सी बात है। राजीव गांधी की उस समय सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने क्या कर दिया कि एक एक्ट ला दिया कि वहाँ पे मुस्लिम प्रोटेक्शन एंड डाइवोर्स मैरिज एक्ट को लाया गया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। और इसमें मुस्लिम को फेवर किया गया, मुस्लिम लॉज को फेवर किया गया, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी का पॉलिटिकल एंगल देखा जा रहा था, जो बेसिकली एक ब्लैक मार्क बना हुआ है हमारे एक तरीके से डेमोक्रेसी के उस टाइम पे। चलिए खैर हम लोग देखते हैं दूसरा केस। ये रहा सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सल्ला मुदगल किसके बारे में बात करती हैं? तो इनका भी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। किसके बेसिस पे? बाईगैमी के बेसिस पे। बाईगैमी क्या होती है? बेसिकली अगर आप एक शादी करें और एक शादी करने के बाद आप छुप छुपा के दूसरी शादी कर लें, या आप एक शादी करें और एक शादी करने के बाद आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मतलब आप हिंदू थे, हिंदू होते हुए आपने एक शादी की, इसके बाद आपने क्या किया? बेसिकली अपना रिलीजन चेंज कर लिया। और रिलीजन चेंज करने के बाद आपने क्या किया? वैसे आप हिंदू थे, आपने एक शादी की थी, उसके बाद आपने क्या किया? अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम बन गए, उसके बाद आपने 2 शादियां और कर ली। तो इसी के ऊपर यहाँ बात चल रही थी कि ये चीज़ें गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक हिंदू मैरिज एक्ट में आप उस अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं देते, आप रिलीजन कन्वर्ट करके शादी करने के लिए आपको इजाज़त नहीं है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ये कही गई थी। तो मैंने आपको शाह बानो केस और सल्ला मुदगल केस दोनों के बारे में जानकारी दे दी है। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, लिखा हुआ है सेडिशन लॉ मस्ट रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी। सेडिशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। अब यहाँ पे लॉ कमीशन के चेयरमैन जो वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लॉ कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है। तो आप ये देख सकते हैं कि लॉ कमीशन के चेयरमैन है हमारे ऋतु राज अवस्थी। तो ऋतु राज अवस्थी क्या कहते हैं कि भैया लॉ सेडिशन का लॉ जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये रहे हमारे जस्टिस ऋतु राज अवस्थी। और ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि इसका मिसयूज़ होता है, यानी सेडिशन का मिसयूज़ होता है, तो बेसिकली ये टैकल कर लिया जाएगा सेक्शन 124A आईपीसी के द्वारा। अच्छा सेडिशन क्या होता है पूरी जानकारी दूंगा आपको, लॉ कमीशन क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अभी जो चीज़ है उसको समझ लीजिए। सेडिशन के बारे में बात करते हैं। सेडिशन लॉ क्या कहा जाता है? राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब क्या है? ये कब लाया गया था? तो सेडिशन लॉज वर enacted in 17th century England when lawmakers believed that only good opinions of the government should survive। यानी ये कहा गया है कि सेडिशन राजद्रोह कब लाया गया था? इस समय कॉलोनियल एरा में लाया गया था। अंग्रेज ये मानते थे कि भैया आप सरकार के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ अच्छी बात बोल सकते हैं, बुरी बात नहीं बोल सकते, इसीलिए राजद्रोह का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था कब? 1837 में। 1837 में किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? थॉमस मैकलॉय के द्वारा। तो थॉमस मैकेले के द्वारा इसको क्या किया गया था? ड्राफ्ट किया गया था। थॉमस मैकेले द ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन बट वॉज inexplicably omitted when the Indian Penal Code IPC was enacted in
1860। तो पहले इसको ड्राफ्ट किया गया 1837 में, बाद में इसे इंडियन पीनल कोड में ऐड कर दिया गया 1860 में। तो देखिए हम लोग राजद्रोह के बारे में बात कर रहे थे, तो राजद्रोह यानी सेडिशन को 1837 थॉमस मैक्लेवे के द्वारा लाया गया और इसे इंडियन पीनल कोड में ऐड कर दिया गया कब? 1860 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आईपीसी का सेक्शन 124A 1870 में एक अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था जेम्स स्टीफन के द्वारा, और ये कहा गया था कि भैया एक स्पेसिफिक सेक्शन की ज़रूरत है इस ऑफेंस के लिए। सेडिशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी सरकार के खिलाफ कोई चीज़ बुरा बोलते हैं तो बेसिकली इसको राजद्रोह का वो माना जाता है। कई बार गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ भी करती हुई आपको दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है आपको देखना होगा कि ये सेक्शन 124A आईपीसी का है क्या, और अगर आप राजद्रोह यानी सेडिशन करते हैं तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। तो पहले बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 124A के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि भाई सेडिशन क्या है? एक ऑफेंस है, एक जुर्म है। कब? अगर आप कोई भी पर्सन अब सरकार के खिलाफ कुछ बोल के, कुछ लिख के, किसी साइन के माध्यम से, मैंने कोई साइन बना के मान लिया सरकार के खिलाफ कुछ बुरा बोल रहा हूँ, विजिबल रिप्रेजेंटेशन यानी किसी भी तरीके से अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ खराब बोल रहे हैं तो बेसिकली क्या किया जा सकता है? हमें राजद्रोह में चार्ज कर दिया जाता है। अदरवाइज ब्रिंग्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग एन हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट बाय नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट और जो लॉ स्टैब्लिश किया गया इंडिया के लिए उसके खिलाफ। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग गया तब क्या होगा? बिल्कुल ये भी जानना जरूरी है। अगर आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग गया तो सबसे पहले आपको बेल नहीं मिलेगी, इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पनिशमेंट क्या क्या गया है 124A में कि भैया आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल से लेकर लाइफ टाइम तक। एक फ़ाइन भी ऐड किया जाएगा, मतलब एक तो ज़िंदगी भर की उम्र कैद की सज़ा भी मिल गई प्लस फाइन भी चुकाओ। पर्सन जो भी होगा अगर उसके पास सरकारी नौकरी होगी उससे छीन ली जाएगी, अगर उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको सरकारी नौकरी से बहुत दूर रखा जाएगा। जाहिर सी बात है। अब देखिए वो पर्सन को बिना अपने पासपोर्ट के रहना होगा, यानी वो देश छोड़ के नहीं जा सकता, और जब भी कोर्ट में उसको बुलाया जाएगा उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं सेडिशन खुद में क्या है, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत हद तक जब सरकार फॉल्स एलिगेशन लगाती है तो उसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारी डिफेंडर बन के सामने आती है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी गई हैं। आइए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट 1 डे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 1 डे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है और इस लॉ कमीशन को कौन लीड कर रहे हैं। तो इस समय चेयरमैन मैंने आपको बता दिया था, रितु राज अवस्थी अभी लीड कर रहे हैं। लॉ कमीशन देखिए सबसे पहले देख लेते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टैचुअरी बॉडी, यानी कि ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैचुअरी बॉडी है, यानी ना इससे कोई अमेंडमेंट करके बनाया गया है ना इससे बेसिकली बिना किसी लॉ के बनाया गया है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से इसको बनाया गया है। इसका मेजर फंक्शन है भैया लीगल रिफॉर्म को चेक करना। द कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड वर्क्स ऑन द एडवाइजरी बॉडी, यानी एडवाइजरी बॉडी की तरह बिहेव करता है। किसके अंडर आता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। इट्स मेंबरशिप प्राइमरी कंप्राइज लीगल एक्सपर्ट। तो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं बेसिकली जो एडवाइस वगैरह करने का यहाँ पे काम करते हैं कि चीज़ें किस हिसाब से सही है और किस हिसाब से नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी है। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बता दे रहा हूँ, यूनिकॉर्न स्टार्टअप नंबर्स डिप यूरन रिपोर्ट। तो आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला में आप देखते हैं अलग पांडे ने एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दी है। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसकी इवैल्यूएशन $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ रुपए के ऊपर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में अब कितने 83 यूनिकॉर्न्स हैं, 51 गजील्स हैं और 96 चीताज हैं। तो आपने यूनिकॉर्न के बारे में तो सुना होगा लेकिन गजील्स और चीता के बारे में नहीं सुना होगा। तो भारत में बेसिकली 83 यूनिकॉर्न्स हैं, 51 गजील्स हैं और 96 चीता हैं। ये देख लीजिए, ये आपके सामने यूनिकॉर्न। गजील्स एंटीलोप को कहते हैं, चीता मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, आप जानते होंगे। देखिए यहाँ पे एक कमी आई है यूनिकॉर्न में। 2022 में हमारे पास यूनिकॉर्न्स की संख्या कितनी थी? 84। अब कितनी हो गई है? 83। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। यूनिकॉर्न क्या होता है? मैंने आपको बताया था $1 बिलियन की कंपनी होती है। अच्छा, गजील्स और चीता क्या होते हैं? तो गजील्स वो कंपनी होती हैं जो यूनिकॉर्न बनने वाली है 3 सालों में। तो अगर आपसे कोई पूछे गजील्स क्या होते हैं, तो बेसिकली गजील ऐसी कंपनी है जो लगभग 3 सालों में ये देखा जा रहा है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रही तो, रिपोर्ट चेंज हो सकता है, ऐसी ही रही तो ये 3 साल में क्या बन जाएगा? यूनिकॉर्न बन जाएगा। वही चीता ऐसी कंपनी है जो यूनिकॉर्न बन जाएंगी 5 सालों में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। आइए आगे आते हैं। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है ये, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, चिपिंग अवे एट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? आप जानते हैं इंडिया फेडरल क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी हम यूनिटरी की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं, सेंटर को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया है इन कंपेरिजन टू स्टेट, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर तो है। पहले आपको फेडरलिज्म के बारे में बता देता हूँ। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सेकेंड बस जी।
फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंटर और स्टेट और प्रोविंसेस। तो मैंने आपको बताया था कि पावर को सेंटर और स्टेट में बांटा जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में पावर बांटा गया, ये भी फेडरलिज्म है। बेसिकली यहाँ पे जो पावर बांटा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। और फेडरलिज्म में देख लेते हैं तो क्या दिया हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम विद सम यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स क्यों हुआ है यहाँ पे कहा गया है, यूनिटरी फीचर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को भी रखे हैं और यूनिटरी फीचर भी है, इसीलिए इंडिया थोड़ा स्पेशल है। इंडिया में क्वाजी फेडरल सिस्टम यूज होता है। तो क्वाजी फेडरल सिस्टम मतलब क्या है कि हम यहाँ डिवीजन ऑफ पावर तो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है इन कंपैरिजन टू स्टेट। देखिए ये लिखा हुआ है, इट इज़ समटाइम कॉल्ड अ क्वाजी फेडरल सिस्टम एज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ फेडरेशन एंड यूनियन। तो फेडरेशन और यूनियन दोनों को यहाँ पे दिखाते हुए बैठा हुआ है कि हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है तो यूनियन की तरफ झुका हुआ है, हमने सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड किया इसलिए फेडरल भी है। तो इंडिया बड़े कमाल का क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर दिखाते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है। कुछ और चीज़ देख लेते हैं फेडरलिज्म में क्या क्या है। जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको कैटेगराइज हमने किया कि इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे कौन बनाता है, स्टेट कानून बनाता है, कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा देखते हैं फेडरल सिस्टम भी, फेडरलिज्म के जो फेडरल सिस्टम होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इन दिस टाइप पावर आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स to the accommodate the diversity of the whole entity. Here powers are tilted towards center authority. इंडिया इसका एग्जांपल है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था पावर तो दोनों में बांटे हैं, लेकिन मतलब सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर दी है। और कहाँ, इंडिया के अलावा आपको स्पेन और बेल्जियम में देखने को ये मिलेगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन ये दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट्स मिल के आके एक बड़ा सा यूनिट, एक बड़ा सी कंट्री बनाते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, नाम ही देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ढेर सारे स्टेट्स यूनाइट हुए तब जाके अमेरिका बना है। यहाँ पे स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। एग्जांपल क्या है इसका, जैसे मैंने आपको बताया था यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब में ये चीज़ देखी जाती है। लास्ट वाला क्या है, एसिमेट्रिक फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ कंस्टिट्यूएंट के पास बहुत पावर होती है, कुछ के पास ना के बराबर होती है। यानी कुछ कंस्टिट्यूएंट ऐसी यूनिट होते हैं जिनके पास बहुत पावर है, कुछ ऐसे स्पेशल स्टेटस उनको दिए गए हैं। क्यों ये स्पेशल स्टेटस इनको मिले हैं, क्योंकि उनके कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन है, इसीलिए उनको थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक फेडरेशन। जैसे ए, बी, सी, तीन स्टेट है एक कंट्री के, तो मैंने कहा ए और सी को बहुत पावर दे दी है इनके कल्चर और हिस्टोरिकल फैक्टर से, बी को उतनी पावर नहीं मिली हुई है। या ए बी सी डी है तो ए बी और डी को उतनी पावर नहीं दिए हैं और ए और सी को स्पेशल पावर दे दिए हैं, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक फेडरेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिक फेडरेशन में एग्जांपल है कनाडा में क्यूबेक है एक एग्जांपल, ये आपके स्टेट्स के नाम है। रशिया में चिंचिनिया, इथोपिया में टिग्रे। अच्छा, रीजनलिज्म और डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिज्म की सबसे बड़ी दिक्कत है। रीजनलिज्म क्या है, आप देखते हैं तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, तो ये बोलते हैं कि नहीं मुझे अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपना अलग स्टेट चाहिए, अपने कल्चर के हिसाब से अपना अलग स्टेट चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तो फेडरलिज्म ये एक दिक्कत बन के आती है। डिवीजन ऑफ पावर भी है भैया, आप देखते हैं कि बहुत समय सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, स्टेट को निर्भर होना पड़ता है सेंटर के ऊपर कि भैया उसके फाइनेंसेस पूरे करे, उसको पैसा दे। सेंटर ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट करता है, तो बहुत हद तक आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टेट्स वो सेंटर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। इस चीज़ को कम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे फेडरलिज्म का ट्रू कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जाने से पहले आप देख सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे टाइप कीजिए नागवंशी ट्यूटोरियल। जैसे आप नागवंशी ट्यूटोरियल टाइप करेंगे आपको मेरा ये ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। आप ऑफिशियल चैनल पे क्लिक कीजिए और यहाँ मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।